गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। तो हमने अब तक के अपने सिलेबस से लगभग वर्णमाला, संधि, समास जैसी प्रमुख चीज़ें ख़त्म कर ली हैं। ठीक है, तो अब अगला, जैसा कि कल पिछली कक्षा में ही हमने आपको हिंट दे दिया था कि हाँ अगली कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं, समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। और समास के बारे में एक आपको थोड़ा सा ऊपर से जो भी आइडिया होना चाहिए वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज हम डिटेल में समास के बारे में पढ़ेंगे और फिर हो रहा, तो इस वजह से आज चलिए हम देखते हैं अब समास का मतलब कैसे हमें शुरू करना है। ठीक है, देखिए मुख्यतः जो देखिए संधि और समास में एक जो बहुत ही कहते हैं बेसिक जो अंतर है वो यह है कि संधि जो होती है, क्योंकि संधि में भी देखिए जोड़ना ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन संधि में क्या होता है, संधि में वर्णों का जोड़ होता है। ठीक है, वर्णों का जोड़ होता है। ठीक, लेकिन समास में जो होता है, समास में क्या होता है, समास में होता है शब्दों का जोड़। ठीक है, यह बहुत ही समझ लीजिए बेसिक जो अंतर है इन दोनों में, यह इस प्रकार से हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अब चलते हैं तो समास के बारे में हम देखते हैं। तो समास के बारे में कुछ जो बहुत ही आधारभूत चीजें हैं वो हमें देखना जरूरी है। वो ये हैं कि पद, ठीक है, इसमें क्योंकि क्या होता है, पद का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए जैसे कोई भी संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, क्रिया हो सकता है, यह जब तक स्वतंत्र रूप में है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये क्या कह दिया, हमने कहा राम, तो राम संज्ञा है। संज्ञा होने के साथ साथ राम क्या है, राम एक स्वतंत्र पद है। लेकिन जब यह किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है, तो जब तक कोई शब्द अलग है तब तक वह क्या है, वह शब्द है। लेकिन जैसे ही वह एक वाक्य के अंदर अपनी एक स्थान ग्रहण कर लेता है, वैसे ही वह क्या हो जाता है, पद हो जाता है। ठीक है, अब पद का अर्थ क्या है कि मतलब देखिए वाक्य में उसकी स्थिति अब एक तरह से हमने क्या कर दी है, बिल्कुल फिक्स कर दी है कि हाँ वाक्य में उसकी स्थिति यहाँ से। अब जैसे मान लीजिए अगर हमने यह मिटा के इस प्रकार लिख दीजिए, घर राम जाता है, ठीक है, तो इससे अर्थ बदल गया, अर्थ बदल गया। इसी वजह से पद का अर्थ यही होता है कि जब कोई विशेष शब्द का एक विशेष स्थिति जब बना दी जाती है किसी वाक्य के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, हम उसी को कहते हैं पद। ठीक है, इसके बारे में आगे से हमें, क्योंकि हमें शब्द रचना, वाक्य रचना के बारे में पढ़ना है, तो उसमें हम डिटेल से डेवलप करेंगे। इसमें क्या है, पद का अर्थ क्या है, एक तो समझ में आ गया आपको कि हाँ शब्द से ही मतलब है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि समास में हमने जैसे कि कहा शब्दों का जोड़ है, तो शब्दों के जैसे हम वो कहते थे उसमें संधि में कि पहला शब्द का वर्ण आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों जोड़ के हम वो कर। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इसमें पद होते हैं। ठीक है, जिसमें होता है उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का क्या मतलब है, पूर्व पद का यह अर्थ होता है कि जो पहले आए। पूर्व पद का अर्थ क्या हुआ, जो पहले आए। ठीक है, जो पहले आए। ठीक है, और उत्तर पद का क्या अर्थ होगा, जो बाद में आए, जो बाद में आए। इसका मतलब यह है कि जब भी हम देखेंगे जब भी हम किसी पद का सामासिक पद देखेंगे किन्हीं दो शब्दों का, तो उसमें यह है कि दो शब्द मिलकर आपस में एक होंगे। ठीक है, उसमें से ऐसा हो सकता है कि एक शब्द पहले आएगा, एक शब्द बाद में आएगा, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है,
अब देखिए दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज जो हमारी होती है वह है कि इनका विभाजन किस प्रकार से होगा, मतलब जो कहते हैं हम समास के प्रकार। ठीक है, तो समास के प्रकार जो हैं वो मुख्यतः सबसे पहले तो एक चीज ये समझना जरूरी है कि किस आधार पर हम समास के प्रकार देख रहे हैं। आधार क्या है, आधार है कि पदों की महत्ता पे, पदों की महत्ता का मतलब क्या है उस पे अभी हम बात करेंगे। ठीक है, पदों की महत्ता, या एक शब्द अभी मैं यहां लिख दे रहा हूं, वो उससे शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। पदों की महत्ता या प्रधानता। प्रधानता शब्द सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। पदों की महत्ता या प्रधानता का अर्थ ये होता है कि कभी ऐसा हो सकता है, देखिए जैसे अब क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास दो पद है। एक पद कौन सा है, एक पद हो पूर्व पद, ठीक, और दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है उत्तर पद। ठीक, एक है हमारा पूर्व पद और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा उत्तर पद। अब इसमें क्या है, देखिए समासों का जो प्रकार, जब हम इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे तो हम मुख्यतः यह देखते हैं कि देखिए अब इनकी प्रधानता के ऊपर ही हमको समास का विभाजन करना। अब देखिए इसमें क्या क्या संभावनाएं ऐसी आती हैं। देखिए या तो ये हो सकता है इन दोनों पदों, क्योंकि देखिए ये हमने मान लिया यहां लिख दिया पूर्व पद और धन उत्तर पद, ये हमारा समास बनेगा। ठीक है, अब इनका विभाजन क्या हो सकता है, इनके प्रधानता के आधार पर मतलब ये है कि देखिए पहले तो ये है कि हम इस प्रकार दे सकते हैं, यह पद प्रधान हो। अब यहां से हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं कि पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है, और उत्तर पद गौण हो। गौण का मतलब क्या है, दोयम दर्जे का, मतलब दूसरे नंबर पे आ रहा है। जो महत्ता है, महत्ता किसकी है, पूर्व पद की। एक ऐसी संभावना है हमारे पास। ठीक है, दूसरी संभावना क्या हो सकती है, दूसरी संभावना हो सकती है कि ये जो है ये गौण हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और द्वितीय पद जो हो वो प्रधान हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एक और क्या संभावना बनती है हमारे पास, और संभावना हमारी एक क्या बनती है कि यह भी प्रधान हो और यह भी प्रधान हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पद जो है वो प्रधान, मतलब प्रधान का मतलब यह है कि किस एक शब्द का, कौन से पद का वजन ज्यादा है, मतलब कि जो समासिक पद है उसमें पहले पद का वजन ज्यादा है या दूसरे पद का वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा का मतलब वह मैं मापन की बात नहीं कर रहा, मतलब यह है कि किस पर क्या, उसका सार किस पद पर ज्यादातर निर्भर कर रहा है। ठीक है, या दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों गौण हो सकते हैं, यह भी तो हो सकता है गौण। ठीक है, ठीक है, या तो इस प्रकार से। अब देखिए चार संभावनाएं हमारे पास बनती हैं, या तो पहला पद प्रधान होगा, दूसरा पद गौण होगा, या तो पहला पद गौण होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, या तो दोनों पद प्रधान होंगे और या तो दोनों पद गौण होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अब इसी प्रकार से हम इनका विभाजन भी करते हैं। तो इनका विभाजन मुख्यतः इसी, जब हमने यहां पे पहले लिखा है कि विभाजन किस प्रकार होगा, विभाजन होगा पदों की प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर, पदों की प्रधानता। ठीक, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस प्रकार अगर हम बात करेंगे समास के प्रकार, समास के प्रकार,
तो ये क्या प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला है अव्ययी भाव। ठीक है, जिसके बारे में हमने कल बताया भी था और उसके बारे में हम देखेंगे भी। ठीक है, पहला कौन सा है? अव्ययी भाव। उसके बाद कौन सा है? तत्पुरुष। ठीक, उसके बाद कौन सा है? द्वंद्व। और उसके बाद कौन सा है? बहुब्रीहि। कल हमने जो बताया था, कौन कौन से और 2 हमने समास बताए थे, एक द्विगु और एक कर्मधारय। ठीक है, टोटल समासों की संख्या हमने 6 बताई थी। लेकिन हमने साथ साथ यह भी कहा था कि आपको किस प्रकार बताएंगे कि कभी कभी ऐसा माना जाता था कि जब बचपन से हम पढ़ते हैं तो बचपन से हमें यही बताया जाता है कि समासों की जो संख्या है वह 6 है। लेकिन चूंकि अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपसे यह उम्मीद की जाती है, क्योंकि देखिए बच्चों को पहले क्या कोई चीज़ आसान भाषा में पढ़ाई जाती है, फिर देखा जाता है कि हाँ उनके, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रायः हमें पहले तो नहीं पता होती लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखिए ये प्रधानता के आधार पर है। ठीक है, जैसे प्रधानता के आधार पर इसलिए है कि अव्ययी भाव में यहां हम लिख रहे हैं, यहां मैं पूर्व लिख दे रहा हूं, यहां उत्तर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये शॉर्टकट है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं, इसमें पूर्व पद गौड़ होता है, जैसा कि हमने बात करी है ऊपर। ठीक है, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, द्वंद्व में हमारा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों हमारे प्रधान होते हैं। ठीक, ये भी प्रधान और ये भी प्रधान। बहुब्रीहि में हमारा जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं? दोनों गौड़ होते हैं। ठीक, दोनों गौड़ होने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि गौड़ है तो फिर ये दोनों गौड़ शब्द मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे को प्रधान बना देते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा कोई प्रधान बनता है, लेकिन आपस में जो दोनों पद है वो तो गौड़ ही होते हैं, उनका आपस में कोई ऐसा मतलब नहीं होता, लेकिन किसी तीसरे के लिए वो विशेष अर्थ बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप बात करेंगे कि समास का 4 प्रकार क्यों किए गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कर्मधारय समास बहुत ज्यादा मिलता जुलता है तत्पुरुष से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर जब कहीं मान लीजिए कर्मधारय समास का उदाहरण दे दिया गया है, उसका मैं कारण बता रहा हूं कि ऐसा क्यों किया गया है। जब आप कर्मधारय समास और द्विगु समास का जब पढ़ेंगे, ठीक, जब आप कर्मधारय और द्विगु यह दोनों पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको इन दोनों की भी प्रॉपर्टी जब हम आगे देखेंगे तो यही लगता है कि इसमें जो पूर्व पद है, इन दोनों के पूर्व पद क्या है? गौड़ है, और दोनों के उत्तर पद क्या है? प्रधान है। बस इसी आधार पे, चूंकि इसका भी पूर्व पद इसका भी गौड़ है और इसका भी पूर्व पद गौड़ है और तत्पुरुष का भी पूर्व पद गौड़ है, तो इन दोनों को तत्पुरुष के अंदर ही रख दिया गया है। ठीक है, तत्पुरुष के अंदर है। और दूसरा अर्थ क्या है, जब हम समासिक पदों का विच्छेद, समास का जब विग्रह करते हैं, जब उनका अलगाव करते हैं, तो इनके अर्थ में कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए एक हमने कल एग्जाम्पल क्या बताया था, नील कमल बताया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ठीक, या मान लीजिए पीतांबर हो गया। ठीक है, तो जब इनके हम अर्थ की बात करते तो उसमें लगता है, ठीक है, तो उसका अर्थ भी ऐसा ही आता है जैसे जिस प्रकार से तत्पुरुष समास में कहीं ना कहीं जैसे कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं हम कि
कुछ ना कुछ लोप होता है किसी न किसी कारक चिन्ह का, ठीक है। लेकिन इनका एक विशेष जो अर्थ है वह तत्पुरुष के समान बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए इनको थोड़ा सा अलग कैटेगरी, लेकिन ये आते हैं तत्पुरुष के ही अंदर में, ठीक है। ये इतने चीज आपको क्लियर हो गई कि हमने देखा कि समासों का विभाजन किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। किस आधार पर कर रहे हैं हम? पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर चार संभावनाएं बनती हैं, या तो पूर्व पद प्रधान होगा, या तो उत्तर पद प्रधान होगा, या तो दोनों पद प्रधान होंगे, या तो एक भी पद प्रधान नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि यह चारों, ठीक है, चार प्रकार के हमने देख लिए कि और इन चारों तरह से कैसे कैसे हमारा समास। तो अब अगर हम यहां मान लीजिए एक टेबल बना लें अगर, तो टेबल बिल्कुल आराम से आप इसमें समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए तो समासों की संख्या हमने बताई 4, एक है अव्ययी भाव, ठीक, और एक है तत्पुरुष, ठीक, एक है द्वंद्व और एक है बहुब्रीहि, ठीक। और अगर हम पदों की बात करें, अगर मान लीजिए मैं यहां पूर्व पद लिख दे रहा हूं और यहां पे उत्तर पद लिख दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित समास में बताइए कौन सा पद प्रधान है, ठीक है। तो कभी कभी आप समास जानते हैं, तो इस वजह से अगर मान लीजिए ऐसी कभी आपको आ गई परेशानी तो आप लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें पूर्व पद प्रधान है, ठीक, और उत्तर पद जो है वो गौड़ है, ठीक। तत्पुरुष में पूर्व पद गौड़ है और इसमें उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है, ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान है। और बहुब्रीहि में ये भी गौड़ है और ये भी गौड़ है, अर्थात क्या है, अर्थात तीसरा पद प्रधान है, ठीक है, ठीक। ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि अब हम आगे ये देखेंगे कि अब इनमें से एक एक के बारे में पढ़ना हम शुरू करते हैं। उससे क्या होगा कि और ये रहेगा कि और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ही ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला समास हम शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास के साथ, ठीक है। अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव में देखिए क्या है, हमने पहले ही बताया कि अव्यय का मतलब ये होता है कि ऐसा जो खर्च ना किया जाए, ठीक है, जो खर्च नहीं होता है, ठीक। तो अव्ययी भाव समास में ये है कि कभी भी जो दो शब्द हैं, दो पद हैं हमारे, उनमें क्या है कि उन दोनों पदों में एक जो शब्द है, एक पद जो है उसका वो कभी ऐसा है कि वह खर्च ही नहीं हो। खर्च ना होने का मतलब यह है कि वह सभी के साथ बिल्कुल वह अपनी स्थिति बिल्कुल बनाए रखता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने कल बताया था, एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे मान लीजिए प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन एग्जाम्पल आ जाता है। इसमें देखिए जो प्रति है, ठीक है, जो दिन है, इसमें देखिए दिन जो है अपने आप में एक पद की तरह है, ठीक। इसका अर्थ यह है कि ये इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अब इसमें देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई दिन की बात कर रहा है, ठीक है, तो दिन की बात वो कर रहा है, लेकिन उसके सामने यह शब्द जुड़ जाने से इसका मतलब यह है कि वह प्रत्येक दिन यही कार्य, कोई अगर काम किसी विशेष दिन कर रहा है तो उसके सामने अगर प्रति लग जा रहा है, तो मतलब इस दिन के जो अर्थ है, दिन शब्द का जो अर्थ है, जो प्रति है, उसके अर्थ को क्या कर रहा है, उसके अर्थ को और अच्छे से बाहर ला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा काम कर रहा है ना, इसके कंपैरिजन में प्रति जो है हमारा वो अधिक काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको कहा जाता है कि यह प्रधान है। क्यों? क्योंकि यह इसके अर्थ को और निखार दे रहा है, ठीक है। उसके बिना यह, मान लीजिए अब आप लिखेंगे दिन, एक दिन, 2 दिन, ठीक है, 3 दिन, तो ये क्या कर रहा है,
इसका अर्थ को कौन सबसे अच्छे से प्रकट कर रहा है? प्रति। अगर हमने लिख दिया प्रति, इसका प्रतिदिन का अर्थ ये हो गया कि वो डेली यही कार्य कर रहा है, कोई भी काम है, कोई भी चीज है, वह डेली वही कर रहा है। ठीक। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए यथाशक्ति, यथाशक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, शक्ति अपने आप में एक पद है, ठीक, लेकिन यथाशक्ति का अर्थ क्या है कि यथाशक्ति का क्या अर्थ होता है? यथाशक्ति का अर्थ होता है जितना उससे हो पाता था। देखिए, शक्ति किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, शक्ति ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जब यथाशक्ति का अर्थ लगा दिया, यथा शब्द यह कह रहा है कि वह अपने आप में पूरे अपने भरसक जितना हो सकता था उससे, वह उतनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, चाहे जिस भी हो। जैसे आप दान करते हैं तो यथाशक्ति दान का अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं कि आपके पास पावर तो बहुत है, लेकिन यथाशक्ति का मतलब क्या है कि आप सब चीजों को बैलेंस करते हुए जितना अधिक से अधिक कर पाते हैं। तो इसमें शक्ति शब्द को कौन इसके प्रभाव को कौन बढ़ा रहा है? यथा बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यथा जब बढ़ा दिया तो इसलिए यह पद क्या है? प्रधान पद है। ये मतलब अच्छे से इसके अर्थ को व्यक्त कर रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से और एग्जाम्पल है इसमें, शब्दों के एग्जाम्पल। और दूसरा मैंने जो बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप और समासों का जो है, इसमें देखिए अव्ययी भाव समास में एक समस्या ये है कि ये समझ में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन क्या है, और सारे समास इतने आसान हैं कि उन्हें समझने के बाद ये पता चल जाता है कि हाँ, अगर कोई ऐसा समास है जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो वो मुख्यतः अव्ययी भाव में आ जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए एक है, इसमें आप एग्जाम्पल सारे नोट कर लेंगे तो आपको खुद समझ में इतने में से मिल जाता है, ठीक है। प्रतिदिन यथाशक्ति, ठीक, यथाशक्ति अनुरूप, ठीक है, अनुरूप। उसके बाद भरपेट, एक शब्द आता है बार बार आजीवन, ठीक है, इत्यादि। यह जो सारे शब्द हैं यह अव्ययी भाव के जो हैं वो उदाहरण स्वरूप हमें मिलते हैं, ठीक है। और भरपेट हो गया, यथाक्रम हो गया, ठीक है। तो यह सब जो जितने भी उदाहरण है वह अव्ययी भाव के अंदर आते हैं। तो इसमें समासिक पद, समास विग्रह करने को कम आता है, ज्यादा क्या आता है इसमें, ज्यादा संभावना यह पूछे जाने की है कि कौन सा समास है, ठीक है। निम्न एक आपको वाक्य दे देगा कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि इसमें पूछ लेगा कि आजीवन में कौन सा समास है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बताने में सक्षम है आप। अब इसके बाद क्या है, अव्ययी भाव समास के बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहचान हमने पहले भी बताई है इसके बारे में, ठीक है। आप लोगों के पास नोट्स होंगे ही, ठीक है। मैं बस यहाँ पे है जो संभावित जो भी मान लीजिए आ जाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें क्या होता है उसको मैं आपके सामने ले आता हूँ ताकि आप, जिससे क्या है कि वो आपको देखने में बड़ी आसानी हो जाए कि हाँ तत्काल आपको पता चल जाए, ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष समास में क्या है, एक इसका सबसे आसान नियम है कारक चिन्ह का लोप, ठीक है, कारक चिन्ह का लोप। अर्थात कि जब भी हम किसी सामासिक पद को अलग करते हैं, यदि उसमें ऐसा लगता है, ठीक है, यदि उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं राजपुत्र। तो
राजपुत्र जो है, देखिए इसमें अगर हम पद की बात करें तो ये क्या है, अगर मान लीजिए हमने पहले एग्जाम्पल लिखा राजपुत्र, इसका अर्थ जो है, अर्थ समझना बड़ा जरूरी है। इसमें अर्थ अगर नहीं समझेंगे तो हमें ये परेशानी अधिकतर प्रायः हो जाएगी कि इसमें हम क्या करें क्या न करें। ठीक है, राजपुत्र क्या है, राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब एक बार आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं और आप लोग भी ध्यान बिल्कुल जरूर दें। ठीक है, जो भी होता है ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, दिख रहा है आप लोगों को, अधिकरण, यहां पे एक लिख लीजिए, संबोधन। ठीक है, यह मुख्यतः हमारे 8 कारक होते हैं। ठीक है, इनका जो चिन्ह है कि मतलब कि अगर कौन सा शब्द जो है, कौन से शब्द आने पे कौन से, उसमें कौन से वो जाएगा। ठीक है, तो यह जरूरी है जानना, क्योंकि उसके आधार पर आप ये परख कर पाएंगे कि यहाँ कौन से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, बस इतना जान जाएंगे कि हाँ यह कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि, और इसको याद करना बड़ा आसान है। ठीक है, जैसे कर्ता के साथ आता है ने। ठीक है, कर्म को करण या तो से आ जाएगा, ठीक है, या तो द्वारा आ जाएगा। ठीक है, दोनों आता है। ठीक, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से आएगा, लेकिन किस, यहां से या द्वारा मतलब जुड़ाव के संबंध में आएगा, यहां अलग होने के संबंध में आएगा। ठीक है, अलग होना। ठीक ठीक, संबंध में या तो का आएगा, या तो के आएगा, या तो की आएगा। ठीक है, अधिकरण में पर, ठीक है, ये दोनों शब्द आ सकते हैं। संबंध, संबोधन में हे, भो, अरे। ठीक है, ये सब जो हैं ये हमारे संबोधन में आता है, या तो ये निशान जो है ये भी आ सकता है। ठीक है, कहीं भी हो, ये संबोधन का ही मतलब है। ठीक, तो यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल देखा राजपुत्र। अब देखिए यहां क्या है, यहां आ गया राजा का पुत्र। अब देखिए यहां का जो आया, इसका मतलब ये कौन सा है, इससे संबंध दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा, यहां का है ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यह राजा से संबंध दिखा रहा है। ठीक है, ठीक, तो यहां इसका लोप हो गया है, इस शब्द को छुपाने के लिए ही तो ये शब्द आया है, क्योंकि ये दो अलग अलग पद थे, राजा का पुत्र अलग अलग पद था ना, लेकिन इन दोनों को छुपाने के लिए इनको जब सामासिक पद किया गया तो ये क्या हो गए, राजपुत्र हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए, तो तत्पुरुष समास में एग्जाम्पल जितना ज़्यादा आप नोट करके रखेंगे, ये नोट कर लिया है ना आप सब, इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल नोट करके रखेंगे, जैसे मान लीजिए राजपुत्र है ही, मैं आप सबको एक एक एग्जाम्पल सब तरह से बताते चलता हूं। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद एक मान लीजिए गगनचुंबी, इसका मतलब क्या है, गगन को चूमने वाला। ठीक है,
ये भी, इसमें भी लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, क्यों? गगन को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, गगन को चूमने वाला, ठीक है। और उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं रेखांकित। मैं सब तरह के एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं कि हाँ किस किस तरह के आ सकते हैं। रेखांकित, ठीक, रेखांकित मतलब रेखा के अंदर जो है, ठीक है, रेखा से अंकित जो है, कि मान लीजिए कोई शब्द रेखा से या द्वारा, करण वाला हो गया, ये करण से हो गया ना। और उसके बाद और एग्जाम्पल नोट कीजिए, और एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, गगनचुंबी हो गया, रेखांकित हो गया, और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इसका तो मतलब एग्जाम्पल तो बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए एक है परीक्षा भवन, परीक्षा भवन मतलब परीक्षा के लिए भवन जो है, ठीक है। तो के लिए का मतलब कौन सा आ गया, कौन सा यहाँ पे कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा, संप्रदान आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें सब में जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, और कई सारे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए यश प्राप्त है, मन चाहा है, ठीक है। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं उनमें क्या है, उनमें इस प्रकार जब कारक चिन्ह का लोप हो तो आप समझ जाइए कि यह कौन सा है, मुख्यतः तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के बाद अब तत्पुरुष के साथ ही जब हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं तो यहाँ तत्पुरुष समास के साथ ही हम दो समास और पढ़ लेते हैं, वो है हमारा कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय जो समास है, देखिए जहाँ पे कर्मधारय का सीधा सीधा अर्थ ये है कि इसमें पूर्व पद जो होता है वो होता है विशेषण। विशेषण का मतलब आप समझते हैं, पूर्व पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष, ठीक है। विशेषण और विशेष का अर्थ ये है कि दो पद रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए नील कमल, ठीक है, या हरित शैवाल, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जब आप यहां बात कर रहे हैं, अब जहां देखिए पहला पद जो है नीला जो है वो विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, वो कमल की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे कि यहां क्या चल रहा है, यहां हो रहा है कि यहां पे जो दो पद हैं जो, ठीक है, उनमें से एक है जो विशेषण है और दूसरा जो है वो विशेष है। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, वैसे पदों को हम कहते हैं विशेष पद कहते हैं, ठीक। तो ऐसे में इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिले होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है नील गाय, ये भी बहुत प्रचलित शब्द है, ठीक। उसके बाद है पीतांबर, ठीक है। पीत का क्या अर्थ है, पीत का अर्थ होता है पीले से, ठीक है, ठीक। पीत का अर्थ है पीले से, ठीक, पीला है। और अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, ठीक है। तो पीले वस्त्र से इसका संबंधित है। और नील गाय एक जानवर है, गाय है लेकिन उसकी विशेषता क्या है, नीली है वो, ठीक है। उसी प्रकार से एक शब्द आता है, बहुत पूछा लिया जाता है कभी कभी, चरण कमल, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा इसमें, लेकिन देखिए यहाँ क्या है, यहाँ चरण जो है वो विशेष है। ऐसा नहीं है कि पहले आने की वजह से ये विशेषण हो जाएगा, जो कमल है वह विशेषण है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक पद जो है वो विशेषण होगा और एक पद प्रायः जो होता है वह हमारा पूर्व पद ही विशेषण होता है। लेकिन ऐसे भी कभी कभी आ जाते हैं जहां पे क्या है, जहां पे हमारे पूर्व पद विशेषण ना होके पूर्व पद विशेष से हो जाता है, ठीक है। चरण, ठीक है। तो कर्मधारय समास का भी आप लोगों को पता चल गया। और एक दो एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए।
जैसे ये भी है, हम इसके बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कर्मधारय समास में आएगा नहीं, ठीक है। महादेव, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो देव है इसकी महानता बताई जा रही है, ठीक है। कौन महान है? वह देव महान है, ठीक है। तो महान क्या हो गया? महान जो है वो उनकी विशेषता बताई जा रही, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, और सारे आप नोट कर सकते हैं। नोट, नील गाय, ठीक है, और नीलकमल, ठीक है। और कौन सा था? और नीलकमल है, एक हमारा चरण कमल था, ठीक, चरण कमल हो गया। उसके बाद एक शब्द जो आता है वो आता है देहलता, ठीक। इस प्रकार के जो शब्द हैं कि मतलब ये देखना है हमें, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें जो है वो एक विशेषता बताई जाए और किसी की विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है। तो उस प्रकार से हम वहां पे हम देखते हैं, वहां पे क्या है? कर्मधारय समास है। एक और जो समास है हमारा वह है द्विगु समास। या तो समझ, सबसे ज्यादा आसान अगर पहचानना किसी समास को है तो वो इसी समास को पहचानना है। क्यों पहचानना इसको आसान है? क्योंकि इसमें हमने बताया था पूर्व पद कैसा होगा? संख्यावाचक होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर जिसमें होते हैं सब में आप पूर्व पद जो है संख्यावाचक जो भी हो उन सब में आप ये कर सकते हैं। कौन से भिन्न बड़े हैं ये भी द्विगु समास लगा सकते हैं। ऑप्शन में अगर आ जा रहा है तो द्विगु समास आप बेझिझक आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या दिक्कत आएगी, उसके बाद जब बात करेंगे एक्सेप्शनल केसेस की, तो उसमें लगातार बात कर लेंगे कि हाँ कौन कौन से शब्द। कुछ शब्दों में देखिए, हमेशा मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ यह बिल्कुल क्लियर यही होगा, लेकिन दुविधाएं हमेशा बनी रहती हैं कुछ शब्दों में, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे अब इसमें एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो इसमें तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए चौराहा, ठीक, ठीक है, चौराहा, तिराहा, नवरात्रि, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हैं, चतुरानन, एक मान लीजिए चतुर्वेदी, चतुर्भुज, ठीक, चतुरानन, जो भी आप लिख सकते हैं, पंचानन, खडभुज, ठीक है, अष्टभुज, कोई भी हो जिसके पहले जो है वो संख्या आनी चाहिए बस, ठीक है। यह सारे एग्जाम्पल जो हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएंगे। तो द्विगु समास तो बहुत ही आसान हो गया। अब उसके बाद जो अगला हमारा समास है, देखिए इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस क्योंकि ये है कि ये आप देख के ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंदर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे अपवाद हैं, ठीक है। जहाँ पे अपवादों की बात आएगी वहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अगला समास हमारा क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व में हमने क्या बोला था? यहाँ किसका लोप होता है? यहाँ होता है और शब्द का लोप होता है, और शब्द का लोप, ठीक है। और शब्द का लोप, ठीक। और शब्द के लोप का क्या अर्थ है कि कोई भी, जैसे एग्जांपल है माता पिता, भाई बहन, राम श्याम, मुख्यतः योजक चिन्ह अगर आ जा रहा है तो आप समझ सकते हैं, या ठीक है। इस प्रकार से नाना नानी, दादा दादी, जो भी आप लिखना चाहें, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा?
ये आ जाएगा हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इन दोनों का जब हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माता और पिता। ठीक है, तो द्वंद्व समास के बारे में भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे जो है हमारा, इसके बाद आता है हमारा बहुब्रीहि समास। एक बार जब हम सारे समासों को पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ कहाँ से क्या दिक्कत आना, प्रायः क्या दिक्कतें आती हैं और उनको कैसे हमें सॉल्व करना है आगे। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास में यहाँ हमने जैसे कि बताया, जब पदों की प्रधानता की बात होगी तो दोनों पद गौण है। ठीक है, दोनों पद गौण है और किसी तीसरे पद को प्रधान बना रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, इसको आप पहचान इस प्रकार सकते हैं कि तीसरे की ओर संकेत करना। ठीक है, तीसरे की ओर संकेत करना। ठीक, तीसरे की ओर संकेत करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए गजानन। ठीक है, अब इसका क्या है, इसको आप जब मान लीजिए एक, जब इसका प्रमुख जो, देखिए अब इसमें मैं यही बताते चलूंगा कि कहां कहां आपको दिक्कतें आती हैं। ठीक है, गजानन अगर मान लीजिए तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, गज का आनन, आनन का मतलब होता है सर। ठीक है, तो यहां कारक चिन्ह का लोप भी हो रहा है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, तत्पुरुष समास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आप अगर देखेंगे, जैसे ही मैंने यह शब्द लिखा होगा गजानन, वैसे ही आपके दिमाग में एक तस्वीर बनी होगी। किसकी तस्वीर बनी होगी, गणेश जी की तस्वीर बनी होगी। अर्थात कि, ठीक है, अर्थात ये जो शब्द है ये अपने आप में, मैं नहीं कह रहा कि इसमें तत्पुरुष समास नहीं हो सकता है, लेकिन जब ये दोनों, ये शब्द जो भी समासिक पद है, यह अपने आप में किसी तीसरे की ओर जब ध्यान आपका आकर्षित कर दे तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, और इसीलिए बहुब्रीहि समास से ही सबका थोड़ी सी, कहते हैं ना, जैसे पटती नहीं है किसी की। बहुब्रीहि समास ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी आप पेपर में देखेंगे कि बहुब्रीहि मार्ग लगा के आए, आप तत्पुरुष मान लिया। कभी ऐसा भी देखेंगे कि कर्मधारय है, तो कहीं कहीं तो बिल्कुल आराम से पता चल जाता है कि हाँ ये जो है यह इसके अंदर बहुब्रीहि के ही अंदर आएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ कोई ना कोई इनमें दोनों में समानता पाई जाती है, और वहाँ पर जैसे क्या होता है कि फिर आपको आवेदन करना पड़ता है रीचेकिंग के लिए, जो भी है। जैसे एग्जाम्पल आप देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। एक ये एग्जाम्पल हो गया गजानन, एक है दशानन। दशानन का अर्थ क्या है, अब यहां देखिए, पहला पद संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब क्या हुआ, संख्यावाचक का मतलब हो गया द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन दशानन जो है वह किससे संबंधित है, वह संबंधित है रावण से। ठीक ठीक, किससे संबंधित है, यह गणेश जी से संबंधित है या रावण से संबंधित है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि यह शब्द अपने आप में किसी तीसरे की ओर कर रहा है। 10 हैं सिर जिसके, इसका अर्थ हम इस प्रकार लिखते हैं कि, ठीक है, गज का है मुख जिसका, किसका है, गणेश जी का, अर्थात गणेश। और दशानन का मतलब है कि 10 हैं सर जिसके। ठीक है, जैसे क्या है, रावण। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, एक और एग्जाम्पल ऐसे है पंचवटी। पंचवटी, पंच जो है वो द्विगु समास के अंतर्गत, क्योंकि संख्यावाचक है। और इसका दो अर्थ हो सकता है। दो अर्थ क्या है, एक 5 वटों का समूह, मतलब बरगदों का समूह। ठीक है, वटों का समूह, ये हो गया इस हिसाब से कौन सा, द्विगु समास। लेकिन दूसरा जो है कि वह स्थान जहां 5 वट उपस्थित हैं। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है,
लेकिन इसमें क्या है, इसमें आ जाएगा अर्थात। अर्थात क्या आया, क्योंकि पंचवटी नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ गया कि वह स्थान जहां राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अपने वनवास के समय में रुके हुए थे। ठीक है, तो उस जगह का नाम पंचवटी वहां से फेमस है। इसीलिए यहाँ पे हम अगर देखिए आप लगाने को द्विगु समास भी लगा सकते हैं, लेकिन यह प्रायः ऐसा हो सकता है कि शायद ये गलत हो जाए और बहुब्रीहि समास आंसर दे दे। ठीक है, तो इसलिए और समझ लीजिए। और एक है नीलकंठ। अब बताइए, यहां देखिए कंठ गला, नील का मतलब हो गया नीला। ठीक है, अर्थात कि क्या हो गया कि यहां देखिए ये विशेषण है और कंठ जो है वो विशेष्य है। इसका अर्थ ये हो गया कि यहां पर जो है ये कर्मधारय समास के भी अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, कर्मधारय के अंतर्गत आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कर्मधारय के अंतर्गत न आके, क्योंकि नीलकंठ जैसे ही हम जैसे ही सुनते हैं वो किसके बारे में हम बात करते हैं, शंकर जी के बारे में। ठीक है, अर्थात नीला है कंठ जिसका, वह क्या हो गया, नीलकंठ। ठीक है, तो इसका किस प्रकार से हम करेंगे, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, एक जो शब्द है वो बहुत, अब इसका मैं कैसे कहूं आपसे कि हाँ क्या कब सही मान ले, कौन आयोग क्या सही मान ले, इसका कोई मतलब कहा नहीं जा सकता। ठीक है, एक शब्द आता पंचानन। ये वैसे तो जो है जैसे पंचानन और चतुरानन दोनों में ही बहुत ही दुविधा रहती है, बहुत ही दुविधा रहती है। ठीक, तो कभी कभी यह प्रयास कीजिएगा आप सब। ठीक है, मैं यही कह सकता हूं कि आप किस लेवल की परीक्षा दे रहे हैं उस हिसाब से इसमें कभी कभी देखना होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इन दोनों में मैं यह नहीं कह सकता कि आयोग कब कौन सा सही मान ले। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि चतुरानन कम अर्थ हो गया चार मुख। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन इसमें दोनों है, या तो द्विगु समास भी आ सकता है, और ज्यादातर संभावना देखिए जब भी पूछा जाता है, जब भी, अब मैं अपवाद की बात कर रहा हूं, यह मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कर्म ये जो है आपको बहुब्रीहि समास समझ में आ गया है कि तीसरे की ओर संकेत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, थोड़े से मैं अपवादों की बात करता हूं। ठीक है, अपवाद का अर्थ यह है कि अब उसमें बहुत ही क्लियर मैं नहीं कह सकता या कोई नहीं कह सकता कि हाँ इनमें से कौन सा परीक्षा में सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं शायद ऐसे प्रश्न न आए। वैसे तो अब धीरे धीरे चूंकि इतनी बार पुनर्अवलोकन के लिए आवेदन किया जाता है कि थोड़ा सा अवॉइड करते हैं सब लोग पेपर में देने से भी इसे, लेकिन मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक है, एक तो यही है चतुरानन। ठीक, एक है पंचानन। ठीक, इसका अर्थ क्या है, यह दोनों तो बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं और ज्यादातर आपको जब भी दिक्कत आएगी तो द्विगु समास और बहुब्रीहि में ही आती है। ठीक है, और कहीं कहीं मान लीजिए, जैसे मान लीजिए नीलकंठ, इसमें क्या है कर्मधारय, और दोनों, इसमें जब दोनों की बात करेंगे तो एक हिसाब से आप कहेंगे द्विगु समास है। ठीक है, चतुरानन का अर्थ क्या होता है, चार मुख होता है। चार मुख, अब देखिए चार मुख जैसे ही हम वो करते हैं तो ब्रह्मा जी के लिए भी यह शब्द होता है। ठीक है, अगर यह शब्द विशेष अगर ब्रह्मा जी के संदर्भ में बात की जा रही है तो इस हिसाब से ये कौन सा समास हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा बहुब्रीहि। ठीक, उसी प्रकार पंचानन जो है, पंचानन की जब भी बात की जाती है, वैसे तो ये बात की जाती है या तो यह तो द्विगु समास तो है ही है, कभी कभी यह इस संदर्भ में भी बात की जाती है, या तो शंकर जी के संदर्भ में या तो हनुमान जी के संदर्भ में। ठीक है, ये वहां भी यह दोनों बात आ जाती है, तो यहां भी द्विगु और बहुब्रीहि दोनों इसमें आ सकता है। ठीक है,
नीलकंठ का भी वही है, कभी कभी कर्मधारय समास मान लेता है, कभी कभी बहुव्रीहि समास मान लेता है। तो इसको बता देंगे एक बार, एक फाइनल क्लास में कोशिश करते हैं और हम ढूंढते हैं कि ज़्यादातर संभावित क्या माने जा रहे हैं आयोग द्वारा। तो उसमें एक बार आखिरी में जब हमारा लाइव क्लास होगा तो उसमें हम बता देंगे कि हाँ आप कौन सा प्रायः मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब कोई अगर बड़े लेवल का एग्जाम है, मतलब मान लीजिए आयोग के कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें तो ये बहुव्रीहि के पास मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे जो एग्जाम है उसमें क्या है, उसमें आपको क्लेम करने का बहुत मौका भी नहीं मिलता, और तो उसमें जो मान लेंगे वही वो सही कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए किसी भी आयोग का आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें क्या है कि एक बार वो क्लेम करने के लिए तो आप इसमें तो थोड़ी सी संभावनाएं हैं कि शायद आपका वह क्वेश्चन सही मान लिया जाए, ठीक है। लेकिन छोटे एग्जामों में क्या है कि अब जैसे मान लीजिए रेलवे हो गया, ग्रुप डी, एसएससी, ये सब जो एग्जाम है इनमें क्या है क्लेम के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, इस पे वैल्यू होती नहीं, तो वो जो उन्होंने मान लिया वही सही है। तो इसलिए यह थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा संदिग्ध है, ठीक है। तो इस पे थोड़ी सी देखेंगे और कुछ देखते हैं छोटे मोटे एग्जामों में क्या प्रायः क्या मान लिया जाता है, ठीक। तो उसमें देखते हैं, फिर उस हिसाब से आपको लाइव क्लास में बता दिया जाएगा। तो इस बार समास देखिए हम लोग का खत्म हो गया है, ठीक है। समास खत्म हो गया है। अब समास में कुछ मतलब लगभग कुछ ही नहीं है, ठीक है। हो गया समास, लगभग खत्म हो गया हमारा, ठीक। तो अब जो है, अब अगली कक्षा में हम क्या कर सकते हैं कि सिलेबस तो देखिए अब लगभग अपने अंत की तरफ ही चल रहा है। क्योंकि देखिए विलोम शब्द, अब देखिए एक बार मैं आपको कारक चिन्ह के साथ कुछ चीजें आपको जब पता चल जाएंगी, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना, वो सब भी थोड़ी बात है, उनके कुछ साधारण नियम है, वो शायद उस पर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक बार इसके लिए अगली कक्षा में यह प्रयास करेंगे कि आपको संज्ञा से लेके, देखिए इसमें विशेष ज़्यादा जरूरी क्या है, ज़्यादा जरूरी ऐसा नहीं कि आपको सब पढ़ना है, ठीक है। कुछ ही ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है, जैसे मान लीजिए संज्ञा के बारे में आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम के बारे में जानना है, और उसके बाद क्रिया, विशेषण, और जो है क्रिया विशेषण, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि कभी कभी तो इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मान लीजिए अगर कभी कभी, क्योंकि हमारा दायित्व ये है कि आपसे प्रश्न कम से कम, मतलब अधिक से अधिक प्रश्न जितने आप अटेम्प्ट कर पाएंगे उतनी ही सफलता हमारी मानी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये अगला टॉपिक रहेगा और लगभग खत्म हो जाएगा, जल्द ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग रिवीजन करते रहिए, और महामारी का समय है तो बिल्कुल आलस ना लाएं अपने अंदर, ठीक है। ऐसा बिल्कुल उम्मीद करके ना बैठे कि सारी परीक्षाएं टाल दी जाएंगी, और बड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही कहते हैं कि अगर जरा सा भी हार गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए आप लोग आराम से स्वस्थ रहें और तैयारी करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।